हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य में हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में, सतह संघर्ष के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा और अशोक की रानियों के बारे में हमने पढ़ा। सतह संघर्ष में जैसे मैंने आपने कहा कि इसने जो है अपने जीवन में 4 साल तक सतह संघर्ष रहा और सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने 99 भाइयों की हत्या की और सत्ता पर आरूढ़ हुआ। तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक ये हमने बात की है। 4 साल तक इसका क्या रहा? सत्ता का संघर्ष रहा, अपने भाइयों के साथ, सगे संबंधियों के साथ सत्ता का संघर्ष रहा। उसमें ये जो है सभी को परास्त करने में सफल रहा। उसके बाद में इसने जो है यानी हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की सिंहासन को इसने जो है धारण किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने अपने शासन के जो है 13वें वर्ष में और यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध करता है। 261 ईसा पूर्व में करता है। कलिंग युद्ध के समय जो है जिस तरह से ये नरसंहार करता है, कलिंग मैंने आपको बताया कि दक्षिणी उड़ीसा का जो पार्ट है वो कलिंग है, और जिस तरह से वह नरसंहार करता है, नरसंहार करने के बाद में 1 लाख आदमियों की हत्या हो जाती है। 1.5 लाख आदमियों को वो क्या कर लेता है? कैदी बना लेता है। तो उसके कारण जो है चारों तरफ लाशों का जो था वो जाल या मंजर देखकर उसका हृदय परिवर्तन होता है और अशोक ने जो है यहाँ से यानी कि धम्म नीति का जो है घोषणा करता है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का पालन अशोक करेगा। दोस्तों, ये बात हमने जो है पढ़ी। अशोक के 14 शिलालेख में चौथा जो शिलालेख है यानी 4th शिलालेख जो है, उस चौथे शिलालेख में अशोक ने जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का वर्णन किया है कि मैं भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का पालन करूंगा। धम्म घोष की नीति मैंने आपको बताया कि धम्म यानी कि राजा यानी कि राज्य की जनता का धार्मिक और जो है और सामाजिक जो उत्थान जो है इस नीति के द्वारा अशोक करता है और इसी नीति के द्वारा अपने राज्य का प्रशासन और साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, ना कि भेरी घोष की नीति के द्वारा। भेरी घोष की नीति मैंने पिछले लेक्चर में बताई है। धम्म घोष और भेरी घोष के बारे में डिटेल से मैंने जानकारी दी है, उसमें आप जाइए पिछले लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको आगे वाले लेक्चर्स समझ में आएंगे, तभी आपकी सब्जेक्ट पर, विषय पर क्रिस्टल क्लियरिटी बनेगी और हमको जो है रटने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, अब हम अशोक से जुड़े कुछ और जो तथ्य हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में, ठीक है, जीवन के अंतिम वर्ष में अशोक ने क्या किया? अशोक ने जीवन के अंतिम वर्ष में यानी कि उपगुप्त नामक सन्यासी से शिक्षा दीक्षा ले ली। तो इसने ये मतलब कि इसने जीवन की में जो है उपगुप्त नामक सन्यासी से शिक्षा दीक्षा ले ली थी और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो उपगुप्त नामक सन्यासी से, ठीक है, तो ये दिव्य वादन किताब है, ठीक है। उस किताब के अनुसार इसने जो है उपगुप्त नामक जो है सन्यासी से शिक्षा दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। तो उपगुप्त नामक सन्यासी से शिक्षा दीक्षा ली इसने, दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो ये बौद्ध धर्म का क्या हुआ? अनुयायी हो गया इससे शिक्षा दीक्षा लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यानी कि मौर्य साम्राज्य के ऐसे बहुत सारे जो हैं, हमको अशोक के बाद में बहुत सारे राजाओं का जो है नाम मिलता है, पर वो कभी भी हर किताब में इसका अलग अलग विवरण मिलता है और जो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य आपस में मैच नहीं करते हैं। जैसे मत्स्य पुराण ये कहता है कि अशोक के बाद में अशोक का पुत्र दशरथ जो है
वो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। कुछ कुणाल को बताते हैं, ठीक है, कुछ जालोक को बताते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शासक हमको देखने को मिलते हैं अशोक के बाद में। बस आपको ये ध्यान रखना है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो वृहदत्त था, और वृहदत्त की हत्या जो है उसी के जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। तो हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य, अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था वृहदत्त, ठीक है। और इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या दोस्तों, इसकी हत्या करता है इसी का जो सेनापति होता है, जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। इसी पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर देता है 184 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो जाती है। तो लगभग 137 साल का, ठीक है। तो अगर हम बात करें 184 ईसा पूर्व में इसकी जो हत्या हो जाती है 184 ईसा पूर्व में, तो 137 साल का, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य जो है इसका अंत होता है। और इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, यानी ये पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था, और इसने जो है सेना का जो है निरीक्षण करने के बहाने, पुष्यमित्र शुंग जो है सेना का निरीक्षण करने के बहाने से वृहदत्त को लाता है और भरी सेना के सामने इसका जो है हत्या कर देता है, ठीक है। और इसके बाद में इसने शुंग साम्राज्य की या शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इसके कई मत हैं। इसके मत ये है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग मत ये है कि मौर्य जो राजा थे वो बौद्ध और जो है जैन धर्मों का जो है संरक्षक बन गए थे, उनको प्रमोट कर रहे थे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और उसने जो है इसके तहत, यानी कि ये जो वृहदत्त था वो एक तरह का दुर्बल राजा था। बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट जो हर्षचरित्र का जो लेखक है बाणभट्ट ने इसको क्या बताया है? दुर्लभ राजा बताया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हर्षचरित्र का जो लेखक है, तो हर्षचरित्र जिसने लिखी है, किसने लिखी है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने इसको क्या बताया है? इसको दुर्लभ राजा बताया है। बाणभट्ट ने क्या बताया है? दुर्बल राजा की संज्ञा इसको दी है और इसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्यों का प्रशासन किस प्रकार का था और किस तरह से वहाँ का जो प्रशासन था, किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य को संचालित किया जाता था, तो प्रशासन का स्वरूप क्या था, ठीक है। और उनमें कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण जो लोग थे, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण जो विभाग थे जिनके द्वारा जो है प्रशासन को संचालित किया जाता था और जिनके द्वारा जो है हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य, जो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था जिसकी देखभाल की जाती थी। तो हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रशासन से संबंधित हमारे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो वो पहले हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि मौर्य प्रशासन की, तो मौर्य प्रशासन में हम बात करेंगे कि मौर्य प्रशासन कैसा था, ठीक है। तो अगर मैं मौर्य प्रशासन की बात करूं कि वो किस तरह का प्रशासन था, तो मौर्य प्रशासन दोस्तों केंद्रीकरण प्रशासन था। तो बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकृत जो है प्रशासन था और इसमें जो राजा था वो हम कह सकते हैं सर्वोपरि था, ठीक है। और राजा का जो सलाहकार के लिए मंत्री परिषद होती थी, उसमें मंत्री होते थे, वो राजा को सलाह देते थे और सबसे जो उच्च अधिकारी होते थे वो मंत्रिण होते थे। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि केंद्र का प्रशासन जो था वो केंद्रीकरण प्रशासन था, सेंट्रलाइज था, ठीक है। और उसका जो प्रधान होता था राजा होता था, पर राजा की इच्छा के अनुसार कानून नहीं चलता था। राजा सलाह विमर्श करके कानून चलाता था। राजा कानून का संरक्षक था, ठीक है, ना कि इच्छा से राजा जो है कानून चलाता था। राजा कानून का संरक्षक था और राज्य की व्यवस्थापिका, नगर न्यायपालिका,
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और अन्य जो है कार्यपालिका, सारे के सारे जो इनके जो शक्तियां थी वो राजा में निहित थी। ठीक है, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, इन सब की शक्तियां किस में निहित थी? राजा में था। तो राजा केंद्र था और राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद थी, और मंत्री परिषद में हम कह सकते हैं मंत्री थे जो उच्च अधिकारी होते थे, जिनको अमात्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्या होते थे? उच्च अधिकारी होते थे। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन जो था वो एक तरह का केंद्र था, केंद्र में राजा होता था। ठीक है दोस्तों, राजा, मंत्रिण और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, तो इस तरह का जो है केंद्र का शासन था। फिर केंद्र जो था इतना बड़ा था, तो मौर्य प्रशासन जो है मुख्यतः 4 प्रांत थे। मौर्य प्रशासन में कितने प्रांत थे? केंद्र जो है वो हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन जो बेसिकली वो 4 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? मौर्य प्रशासन 4 प्रांतों में विभाजित था दोस्तों। ठीक है, तो मौर्य जो पूरा जो साम्राज्य था, ठीक है, और पूरा साम्राज्य में जो है 4 बड़े बड़े प्रांत थे। वो कौन कौन से थे देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रांत थे। ठीक है, तो केंद्र के बाद में क्या था? प्रांत थे। ठीक है, तो पूरा जो साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था। अब हम बात करते हैं कि प्रशासन देख लीजिए। प्रशासन में केंद्र में जैसे मैंने अभी बताया कि केंद्र में राजा होता था, मंत्री होता था, मंत्री जिसको कह देते हैं, और मंत्री परिषद, त्रिपरिषद। ठीक है, प्रांत जो मौर्य प्रशासन के थे, पूरा साम्राज्य जो था मैंने कहा 4 प्रांतों में बटा हुआ था। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य तक जो है 3 प्रांत थे, और कलिंग जो है बाद में जीता गया था। ठीक है, और ये जो है मौर्य प्रशासन का प्रांत अशोक के समय बना संभवतः। ठीक है, तो ये जो है इतिहासकारों का मानना था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, हमें ये निश्चित रूप से जानकारी नहीं है कि कितने प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, पर जो संभवतः 3 थे, और अशोक के समय एक और प्रांत जुड़ा। वो कौन सा जुड़ा? कलिंग। ठीक है, तो पहला प्रांत जिसको उत्तरापथ, ठीक है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तक्षशिला। तो उत्तरापथ प्रांत। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रांत और राजधानी। ठीक है, प्रांत और राजधानी। अब एक उत्तरा से आ जाओ दक्षिण सीधा, दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है, इसकी राजधानी थी। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करते हैं यानी कि कर्नाटक। ये कर्नाटक हो गया, तक्षशिला यानी अफगानिस्तान तक। ठीक है, और फिर हम कहेंगे अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र यानी उज्जैन हो गया, और इसकी राजधानी कौन सी थी? यानी कि उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, महिष्मती। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। और प्राच्य देश की राजधानी हम कह सकते हैं, प्राच्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र, और एक और राजधानी, यानी कुल मिलाकर कितने प्रांत हो गए? 5 प्रांत। तो हमने अभी 4 बात की, तो 5 प्रांत हमको देखने को मिलते हैं। और 5वां प्रांत कौन सा है? हम कहेंगे कि अवंती, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, प्राच्य देश, और एक राजधानी, एक जो अशोक के समय जुड़ता है वो कलिंग। और कलिंग जो है बेसिकली इसकी राजधानी थी तोसली। ठीक है, कई जगह इस तरह से लिखा जाता है तोसली। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं, माफी चाहूंगा, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ये 4 जो है प्रांत थे, और जो है इस समय आते आते एक कलिंग जुड़ जाता है तो पूरा साम्राज्य कितने प्रांतों में जो बंटा हुआ था? 5 प्रांतों में पूरा साम्राज्य बंटा हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब जब 5 प्रांतों में साम्राज्य बंटा हुआ था तो प्रांतों के जो हेड होते थे, यानी कि प्रांतों को जो है, मैंने कहा ना अशोक जो है राजा बनने से पूर्व कहाँ का जो है यानी कि राज्यपाल था, कुमार था, तो हम कह सकते हैं कि अशोक जो है अवंती राष्ट्र का था, उज्जैन का था। ठीक है, यानी कि बिंदुसार के समय यानी अशोक कहाँ का राज्यपाल था? यहाँ का राज्यपाल था। तो कहने का मतलब है कि प्रांत का जो है एक हेड होता था, प्रांत का हम कह सकते हैं कि प्रधान कौन होता था? प्रांत का प्रधान जो होता था वो या तो जो है युवराज होता था, जिसको कुमार कहा जाता था, राज्यपाल कहा जाता था। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो जब हम प्रशासन के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि प्रशासन में हमने बात की कि जैसे हमने बात की कि प्रांत का हेड कौन होता था? प्रांत का जो प्रमुख होता था, प्रांत प्रमुख, प्रांत को जो है प्रांत प्रमुख, ये प्रांत को जो है चक्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र भी कहा जाता था। तो प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। प्रांत कह दो या चक्र प्रमुख कह दो, प्रमुख। ठीक है, इसका जो हेड होता था दोस्तों वो मैंने आपको बताया कुमार होता था। प्रांतों का प्रमुख कौन होता था? कुमार। कई जगह इसको आर्यपुत्र, ठीक है, लघु शिलालेखों में इसको आर्यपुत्र भी कहा गया है। ठीक है, तो कुमार और आर्यपुत्र और राज्यपाल, ये जो बेसिकली हम कह सकते हैं ये इसका हेड होते थे, प्रमुख थे। जो प्रांत होते थे वो जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि राज परिवार का कोई सदस्य होता था उसी को ही दिया जाता था। तो जो राज परिवार का जो सदस्य होता था उसी को ही हम कह सकते हैं क्या दिया जाता था? इस तरह का जो है प्रांत का प्रमुख बनाया जाता था। अधिकतर युवराज को ही बनाया जाता था। ठीक है, तो अधिकतर केस में जो है युवराज को क्या बनाया जाता था? प्रांत का प्रमुख बनाया जाता था। अब ये जो प्रांत थे वो मंडल में विभाजित थे, यानी कमिश्नरियों में विभाजित थे। प्रांत जो थे किस में विभाजित थे? मंडलों में विभाजित थे। तो प्रांत किस में विभाजित हो जाते हैं दोस्तों? प्रांत होते हैं मंडल में विभाजित। ठीक है, जैसे हर प्रांत में छोटे छोटे मंडल थे। ठीक है, जिसके वहां पर भी जो है अपने अपने हम कह सकते हैं कि अधिकारी होते थे, मंडल के अपने अधिकारी होते थे। जैसे हमने देखा केंद्र में कौन होता था? केंद्र में राजा होता था, राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, मंत्री होते थे। इसी तरह प्रांत में भी युवराज होते थे, कुमार होते थे, आर्यपुत्र होते थे, इनकी भी मंत्री परिषद होती थी और प्रमुख अधिकारी होते थे, जिसके तहत ये प्रांत का जो है प्रशासन चलाते थे। ठीक है, अब ये मंडल होते थे, तो मंडल के जो हम कह सकते हैं कि प्रमुख जो होते थे वो हम कह सकते हैं प्रादेशिक। क्या होते थे? प्रादेशिक। प्रादेशिक, और इनको प्रदेष्टा भी कहा जाता था। ठीक है, तो यही प्रांत जो है क्या होते थे? मंडल में जो है विभाजित होते थे, मंडल में जो है बंटे होते थे। आहार जो है हम कह सकते हैं आहार एक तरह का जिला होता था। आज का जिला आहार या विषय है। ठीक है, आहार या विषय है। ठीक है, तो इसका जो हेड होता था वो आहार पति या विषय पति होता था। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि गांव और जिले के बीच में, या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का पूरे जो है जिले का प्रमुख अधिकारी होता था और जो है गांवों के बीच में संपर्क साधता था।
ठीक है। तो गांवों के बीच में संपर्क साधता था, संपर्क साधने का काम करता था, और ये जो है जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। तो आहार या विषय क्या हो गया, आज का जिला हो गया। ठीक है, तो आज का जिला क्या हो गया, आहार या विषय। स्थानीय दोस्तों 800 ग्रामों के समूह को बोलते थे, 800 ग्रामों के समूह। ठीक है, इसको स्थानीय बोलते थे, समूह। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो द्रोणमुख, एक द्रोणमुख में 400 ग्राम होते थे, और ये कितने होते थे, दो द्रोणमुख होते थे। तो यानी 400 ग्राम के दो समूह, 400 ग्रामों के दो समूह। ठीक है, अब हम कहते हैं खारवटिक। ये जो है बेसिकली ये 200 ग्रामों का समूह होता था, 200 ग्रामों का समूह। ठीक है, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष, इसका जो प्रधान होता था वो गोप कहलाता था। तो क्या कहलाता था, प्रधान गोप कहलाता था। ठीक है, तो इसका प्रधान गोप कहलाता था, और ये यहाँ का इन जो है 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। ठीक है, अब हम बात करते ग्राम जो अंतिम इकाई होती थी। ठीक है, तो ग्राम जो अंतिम इकाई होती थी वो हम कह सकते हैं कि ग्राम का जो हेड होता था वो ग्रामीण होता था। ठीक है, तो ग्राम का हेड कौन होता था, ग्रामीण होता था। ठीक है, संग्रहण का हेड जो है गोप कहलाता था। इस तरह से हमने जो है बात की कि किस तरह से जो है मौर्य प्रशासन जो है वो बंटा हुआ था। आपने देखा मौर्य प्रशासन में 5 प्रांत थे, और 5 प्रांत में आपने देखा कि एक प्रांत यानी कि 5 प्रांतों का मुख्य कौन होता था, कुमार यानी कि कुमार या आर्यपुत्र होते थे। ठीक है, तो ये कुमार और आर्यपुत्र को जो है सलाह देने के लिए कुछ प्रमुख मंत्री और मंत्रिपरिषद होती थी, जैसे केंद्र में होती थी, तो वैसे ही जो है यहाँ पर होती थी। फिर आपने देखा कि प्रांत जो था वो मंडलों में विभाजित था। मंडलों के हेड को हमने प्रादेशिक कहा या प्रदेष्टा कहा। ठीक है, ये आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिला। जिले में जो है 800 ग्राम जो होते थे, एक 800 ग्रामों का, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि इसमें कन्फ्यूज़ होने की कहीं ज़रूरत नहीं है कि हम जिले को अगर ऐसे पढ़े, ठीक है, जिला तो फर्दर क्या था, स्थानिक। ठीक है, तो आपने देखा जिला फर्दर जो है स्थानिक। ठीक है, स्थानिक के बाद में दो द्रोणमुख। ठीक है, फिर आपने देखा खरवाटिक, और फिर आपने देखा संग्रहण। ठीक है, तो दो द्रोणमुख, खरवाटिक, संग्रहण। ठीक है, ये आपने देखा। तो ये देखो आप जिला किस तरह से टूट रहा है, स्थानिक यानी कि 800 ग्राम। ठीक है, तो 800 ग्राम को समूह को स्थानिक बना दिया, और 402 ग्रामों के समूह को दो द्रोणमुख कहा। फिर आपने देखा खारवटिक यानी कि 200 ग्रामों के समूह को कहा, और फिर आपने संग्रहण देखा 10 ग्राम के समूह, और जो अंतिम इकाई होती थी वो ग्राम होता था। ग्राम का हेड ग्रामीण हमने पढ़ा। तो कहने का मतलब है जिले को अलग देखिए, जिला का जो प्रशासन है वो स्थानिक, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। तो गांवों के समूह को अलग अलग जो है हम कह सकते हैं, अलग अलग समूह के लिए एक अलग अलग शब्द दे दिया गया। ठीक है, 800 गांवों का समूह स्थानिक। ठीक है, दो द्रोणमुख यानी 400 गांवों का समूह को जो है द्रोणमुख कह दिया, यानी 800 को पहले किया छोटा द्रोणमुख में, द्रोणमुख को छोटा किया, फिर खारवटिक में 200 ग्राम का समूह, फिर 10 ग्राम का। तो आप देखो कि गांवों को कैसे बांटा, 10 ग्राम, 200 गांव, 10 गांव, 200 गांव, 400 गांव, फिर ऊपर क्या आ गया, 800 गांव। इस तरह से ये प्रशासन की एक गांवों में इकाई बन रही है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बताता हूं एक बार जो हमने अभी पढ़ा कि वो क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि प्रांत जो थे वो 5 प्रांत थे। प्रांत को उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापंथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैन, प्राच्य देश यानी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी, इसको प्रासी भी कहा जाता है। क्या, प्रासी भी और प्राच्य देश, कलिंग की राजधानी तोसरी। तो मौर्य साम्राज्य जो पूरा था वो 5 प्रांतों में विभाजित था।
प्रांतों का हेड कौन होता था? कुमार अमात्य होते थे। इसके भी मंत्री परिषद होती थी, सेम केंद्र की तरह, ठीक है। ऐसे ही केंद्र की तरह जो है यहाँ प्रांत में कौन होता था? यहाँ प्रांत में कुमार होता, मंत्री होती थी, मंत्री होते थे और मंत्री परिषद भी होता था, और कुछ अधिकारी होते थे जो इनको सलाह देते थे कुमारों को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि प्रांत का प्रमुख, और प्रांतों को चक्र भी कहा जाता है, इसलिए जो है प्रांत या चक्र, ठीक है। तो चक्र प्रमुख कौन होते थे? कुमार और आर्यपुत्र होते थे। अब ये मंडल जो था, ये मंडल बेसिकली प्रादेशिक और प्रदेष्टा में आहार या विषय, ये आहारपति या विषयपति, ठीक है। और मेगस्थनीज ने इनको क्या बोला है? एग्रोनोमोई बोला है। तो मेगस्थनीज ने इनको क्या बोला है? मेगस्थनीज ने एग्रोनोमाई। तो एग्रोनोमाई जो है मेगस्थनीज ने इनको बोला है, ठीक है। स्थानीय में 800 ग्राम के समूह को कहते थे, ठीक है। फिर हमने देखा खार्वेटिक जो है 200 ग्राम के समूह को, 2 द्रोणमुख 400 ग्राम के 2 समूह को, खार्वेटिक 200 ग्रामों के समूह को, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह, और इसका प्रधान कौन होता था? गोपा होता था। ग्राम का प्रधान कौन होता था? ग्रामीण होता था। तो ये सो हमने जो है बात की प्रांतों के बारे में। ये प्रांत जो थे, मौर्य प्रशासन जो है प्रांत के बाद में हमने गांव तक की बात की, किस तरह से प्रशासन की कड़ियां हमने देखी, जिला और जिले कैसे गांव में विभाजित थे दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कुछ जो है प्रमुख अधिकारी के बारे में, यानी कि कौन कौन प्रमुख अधिकारी होते थे कौटिल्य के अनुसार। यानी कि जो सबसे बड़े, जो हम कह सकते हैं पद पर आसीन होते थे, उनको अमात्य या तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ विभागों को भी कहा जाता था, और उस पर आसीन अधिकारियों को भी तीर्थ कहा जाता था। ऐसे 18 तीर्थ, ठीक है, 18 तीर्थ का उल्लेख कौटिल्य करता है। 18 तीर्थ का उल्लेख कौन करते हैं? कौटिल्य साहब करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री एवं पुरोहित, ठीक है, ये राजा का प्रमुख सलाहकार होता था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और पुरोहित क्या होता था? राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। प्रमुख सलाहकार, ठीक है दोस्तों। युवराज आप जानते हो कि यानी कि राजघराने से जो यानी कि व्यक्ति होता था, वो युवराज के पद पर आसीन होता है। कुमार, अमात्य, युवराज, ठीक है, ये सब के सब प्रांतों के क्या होते थे? हेड होते थे। तो हम इसको कह सकते हैं प्रांत अध्यक्ष कह सकते थे, ठीक है। और ये प्रशासनिक कार्य में मदद देता था। मदद करता था, ठीक है। सेनापति, सेना का प्रमुख, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। क्या होता था? कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। फिर हम देख लेंगे इसको। राजस्व अधिकारी, ये राजस्व अधिकारी होता था। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व अधिकारी होता था। और ये बेसिकली क्या करता था? ये क्रय का संग्रहण करता था। कर जो होता था, यानी करों का जो है हम कह सकते हैं करों को संग्रहित करता था, ठीक है। और राजस्व अधिकारी होता था, और करों को क्या करता था? करों को संग्रहण करता था। कर जो लगाए जाते थे उनका क्या करता था? कलेक्शन करता था, ठीक है दोस्तों। व्यवहारिक जो है हम कह सकते हैं दीवानी जो यानी कि न्यायालय था उसका प्रधान होता था। तो दीवानी न्यायालय का क्या होता था? प्रधान होता था। दीवानी कोर्ट का प्रमुख, ठीक है दोस्तों।
प्रदेष्टा, प्रदेष्टा हम कह सकते हैं कि फौजदारी कोर्ट का, ठीक है, ये दीवानी कोर्ट का, तो ये फौजदारी कोर्ट का प्रमुख होता था, ठीक है, फौजदारी कोर्ट का प्रमुख, कोर्ट का प्रमुख, ठीक है दोस्तों। तो ये होता था फौजदारी कोर्ट का प्रमुख। दंडपाल, अब देखिए कि दंडपाल, अनंतपाल, ठीक है, दुर्गपाल, इस तरह के बहुत सारे जो है टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करेंगे कि दंडपाल जो होता था वो सैन्य सामग्री को जुटाने का काम करता था, सैन्य सामग्री जो है उसको जुटाने का काम ये करता था, सैन्य सामग्री को जुटाने का काम फिर से देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं हमको। दुर्गपाल और कार्मंतिक, अटाविक, नायक और प्रशस्ता, ठीक है। तो दुर्गपाल जो हम कहते हैं, ठीक है, तो ये जो राज्य की सीमा के अंदर जो दुर्ग होते थे उसका जो है अधिकारी होता था। तो राज्य की सीमा के अंदर का अधिकारी दुर्गपाल होता था। और ये जो हम कह सकते हैं कर्मांतिक जो होता था वो बेसिकली दोस्तों ये कारखानों से संबंधित जो है अधिकारी होता था, ठीक है। अटाविक जो होता था यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो है अटाविक जो थे बेसिकली एक तरह का वन विभाग का अधिकारी होता था। तो आओ हम इसको भी जो है देख लेते हैं कि अटाविक वन विभाग का प्रमुख, पाक का प्रमुख, ठीक है। कर्मांतिक जो था वो बेसिकली जो है देश के उद्योग धंधों का प्रमुख, धंधों का प्रमुख, दुर्गपाल राज्य की सीमा के अंदर दुर्गों का प्रमुख, ठीक है। नायक सैन्य संचालन का काम करता था, ठीक है। और अब आता है प्रशासता। तो प्रशासता जो था राज्य के दस्तावेजों का रखरखाव करता था। तो राज्य के दस्तावेजों का रखरखाव ये करता था, राजकीय दस्तावेज का रखरखाव, ठीक है। और एक आता है दोवारिक, ठीक है। तो दोवारिक जो था वो राजमहलों में जो अंदर जो लोग थे उनकी देखरेख करता था। तो राजमहलों की देखरेख करता था। तो राजमहलों की देखरेख, महलों की देखरेख। तो दोस्तों हमने जो है प्रमुख जो अधिकारी थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे पढ़ लिए। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या बात की है। हमने बात की प्रमुख अधिकारी के प्रधानमंत्री एवं पुरोहित, राजा का प्रमुख सलाहकार होता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य जो थे वो प्रधानमंत्री भी था और प्रधान पुरोहित भी था, ठीक है। और ऐसे ही माना जाता है कि बिंदुसार के समय खल्लाटक जो था वो इसी पद पर आसीन था, ठीक है। युवराज जो है प्रशासन कार्य में राजा की मदद करता था। और कुछ युवराजों को जो है भाई एक युवराज तो नहीं होता था, युवराज तो बहुत सारे होते थे। तो कुछ को जो है कुमार या अमात्य जो है यानी प्रांतों में भेज दिया जाता था। और कुछ युवराज होते थे वो राजा के जो है प्रशासनिक उनको कुमार या आर्यपुत्र बनाकर प्रांतों का प्रमुख बना दिया जाता था कुछ को। और कुछ को जो है प्रशासनिक कार्य में राजा के केंद्र में मदद करते थे, उसकी पोस्ट थी युवराज, ठीक है। सेनापति सेना का प्रमुख होता था। सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष होता था, ये कोष का अध्यक्ष होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था, ठीक है। तो राजस्व यानी कि
राजस्व जो होता था उसको इकट्ठा करने का काम ये करता था, करों को इकट्ठा करने का काम, संग्रहण करने का काम ये करता था ये अधिकारी, ये प्रमुख अधिकारी होता। व्यवहारिक जो होता था दीवानी कोर्ट का प्रमुख होता था। प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी कोर्ट का प्रमुख होता था। दंडपाल यानी सैन्य सामग्री को जुटाने का काम करता था ये, ठीक है। और दुर्गपाल जो है राज्य की सीमा के अंदर जो दुर्ग होते थे उनका प्रमुख होता था। एक होता है अंतःपाल। अंतःपाल जो है राज्य की बाहर की जो यानी कि राज्य की अंदर की और राज्य की जो है बाहर की जो सीमाएं थी, ठीक है, उसके जो उसके ऊपर जो दुर्ग होते थे कि राज्यों की सीमाओं के ऊपर जो दुर्ग होते थे उसका जो हम कह सकते प्रमुख अधिकारी होता था उसको अंतपाल करते। तो अंतपाल तो वो था कि राज्य की सीमा पर जो दुर्ग होता था, देखिए अंतर समझिए, अंतपाल राज्य की सीमा के ऊपर जो दुर्ग होते थे उसका जो है क्या होता था, प्रधान अधिकारी होता था। और दुर्गपाल राज्य की सीमा के अंदर जो होते थे, ठीक है, सीमा के ऊपर और सीमा के अंदर, ये दोनों ध्यान रखना है बात, ठीक है। कर्मांतिक जो होता है देश के उद्योग धंधों का प्रमुख था, उद्योग और धंधों का प्रमुख होता था। और अटाविक जो था वन विभाग का प्रमुख था, ठीक है। और नायक जो था वो सैन्य संचालन करता था, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही जो प्रशासता था राजकीय दस्तावेजों का रख रखाव करता था। तो ये तो कुछ जो है हम कह सकते हैं प्रमुख जो है अमात्य। और इसने कौटिल्य ने क्या कहा, प्रमुख अधिकारी जो तो सेंट्रल के थे जिनको मंत्री, इनमें से ही जो है ये मंत्री होते थे, मंत्री परिषद शायद बड़ी होती थी तो ये प्रमुख होते थे। और इनकी जो हम कह सकते हैं कि मंत्रिण की जो हम कह सकते हैं सैलरी है, ठीक है, और जो हम कह सकते हैं कि मानदेय जो था वो 48,000 पर्ण था वार्षिक। तो इनका जो मानदेय था वो क्या था, 48,000 पर्ण था, ठीक है। और मंत्री परिषद का 12,000, क्योंकि आज भी आप देखो मंत्री परिषद बड़ी होती है, उसमें कुछ मंत्री होते जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तो ये मंत्री थे, मंत्रिण थे, ये प्रमुख थे। तो ये इनके माध्यम से जो है पूरा का पूरा जो है राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता था। तो ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे और इनको 48,000 जो है 48,000, तो 48,000 जो है 48,000 इसको क्या मिलते थे, इनको जो है वार्षिक जो है पर्ण मिलते थे। तो वार्षिक पर्ण यानी कि हम कह सकते हैं मुद्राएं, तो 48,000 वार्षिक पर्ण जो है इनकी सैलरी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देवारिक, मैंने कहा राजमहलों की देखरेख। अब इसमें बात अगर हम करें दोस्तों तो कुछ हमको जो है प्रमुख अध्यक्ष भी जो है देखने को मिलते हैं। तो कौटिल्य ने 28 अध्यक्ष बताए हैं, ठीक है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितने बताए हैं, 28 अध्यक्ष की चर्चा की। तो जो आपके एग्जाम में प्रमुख आते हैं उनकी चर्चा मैं यहाँ कर लेता हूँ, 28 अध्यक्ष प्रमुख, ठीक है। तो ये कौटिल्य ने बताए हैं। और इसी ने मेगस्थनीज ने इनको क्या कहा, मजिस्ट्रेट कहा है। अपनी जो इंडिका बुक में मेगस्थनीज ने इनको क्या कहा है, तो मेगस्थनीज ने इन्हीं 28 अध्यक्ष को क्या कहा है, मेगस्थनीज ने कहा है मजिस्ट्रेट। तो मेगस्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है, ठीक है। तो इन अध्यक्षों को क्या कहा है, मजिस्ट्रेट, मेगस्थनीज ने। सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रधान होता था। सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रधान, भूमि का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। अकरा अध्यक्ष, तो अकरा अध्यक्ष जो था खान विभाग का प्रमुख होता था। तो ये क्या होता था, खान विभाग का प्रमुख, अब दोस्तों लक्षणा अध्यक्ष, ठीक है। तो लक्षणा अध्यक्ष जो था वो बेसिकली छापे खाने का प्रमुख होता था, छापे खाने का प्रमुख, ठीक है। तो ये छापे खाने का प्रमुख होता था। अब हम बात करके पोतवा अध्यक्ष, पण्याध्यक्ष,
अक्षपटलाध्यक्ष और सूनाध्यक्ष। जैसे सूनाध्यक्ष की बात करूं तो बूचड़ खाने का प्रमुख, बूचड़ खाने का प्रमुख, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करूं अक्षपटलाध्यक्ष, ठीक है, तो अक्षपटलाध्यक्ष जो था तो हम कह सकते हैं कि प्रमुख लेखाकार होता था, ठीक है। तो ये क्या होता था, महालेखाकार होता था। क्या होता था, महालेखाकार होता था। अब बात करूं पण्य अध्यक्ष, ये वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, वाणिज्य का अध्यक्ष। वाणिज्य यानी कॉमर्स, ट्रेड, उद्योग धंधे, वाणिज्य का अध्यक्ष, ठीक है। और पौतवां अध्यक्ष जो था वो बेसिकली माप तोल का प्रमुख होता था, माप तोल का प्रमुख, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि यहां से कि आपको एक चीज और मैं जो है बताना चाहता हूं यहां से कि पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि प्रमुख अध्यक्ष जो थे, इसकी बात 28 अध्यक्षों की बात करते हैं जो प्रमुख हमारे एग्जाम में आते हैं। एक पतना अध्यक्ष भी होता है। पौतवां अध्यक्ष और पतना अध्यक्ष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पतना अध्यक्ष अगर मैं बात करूं तो बंदरगाह का प्रमुख होता था, पतना अध्यक्ष। तो ये क्या होता था, बंदरगाह का प्रमुख, ठीक है। 28 अध्यक्ष कौटिल्य ने बात की। इन्हीं अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने क्या कहा, मजिस्ट्रेट का है, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि मेगास्थनीज ने जो है एग्रोनोमोई किसको कहा था, एग्रोनोमोई जो है यानी कि विषय या आहार, जो जिला होता था तो जिले के प्रमुख को क्या कहा था, आहारपति या विषयपति। तो इसको मेगास्थनीज ने क्या कहा, एग्रोनोमोई का। यहां भी मेगास्थनीज ने जो है अध्यक्षों को क्या कहा, मजिस्ट्रेट का। तो ध्यान रखना, राज के भूमि का प्रधान सीता अध्यक्ष, अकरा अध्यक्ष यानी हम कह सकते हैं खान विभाग का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष यानी छापे खाने का प्रमुख, बंदरगाह का प्रमुख पतन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। पतना अध्यक्ष जिसको कहते हैं पोतवा अध्यक्ष, ठीक है। तो पोतवा अध्यक्ष और पतना अध्यक्ष में अंतर यह है, पोतवा अध्यक्ष यानी माप तोल का प्रमुख, ठीक है। हर 4 महीने में माप तोल जो है उसकी वेटेज मेजरमेंट जो है देखा जाता था, ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। पण्याध्यक्ष यानी कि वाणिज्य, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वाणिज्य जो था उसका जो है प्रमुख था वाणिज्य, माफी चाहूंगा, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य का अध्यक्ष। और अक्षपटलाध्यक्ष यानी कि महालेखाकार था, ठीक है। और सूना अध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का प्रमुख था। तो दोस्तों आगे की बात हम जो है मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे।